कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के यानी आपदा प्रबंधन पढ़ने वाले हैं, जो सोशल साइंस का एक अहम भूमिका आपको निभाता है। भले इसका ज़्यादा तो है क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसमें 4 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं और इसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इसके लिए हम सारे के सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपका पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। आज हमारा थ्योरी का क्लास है आपदा के बारे में और प्राकृतिक आपदा के पूरी की पूरी बात जानेंगे कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार का होते हैं, सारी बात हम लोग जानेंगे। अगर बात करें हम लोग आपदा के, तो आपदा का मतलब पहले समझेंगे। आपदा का मतलब होता है एक्सीडेंट। डायरेक्टली हम जानेंगे आपदा का मतलब क्या होता है, घटना या एक्सीडेंट जो होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आपदा। ये आपदा जो होता है ये कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक होते हैं और कभी मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित घटना या प्राकृतिक घटना किसको बोलेंगे, जो मानव इंसान जानबूझ के किसी को करता है उसे हम लोग मानव निर्मित या मानव जनित आपदा कहते हैं। और जो जिसे मानव को पता ही ना हो और ये प्राकृतिक रूप से अगर होता है, यानी कि भगवानिक चीज से होता है, यानी अनजाने में हो जाए, भगवानिक चीज से अगर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। अब आपदा के पूरी तरह से हम क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी अगर लड़ता है, तो ये भी आपदा होता है। ये भी हम लोग आपदा बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे। एक्सीडेंट तो कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे, ये सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन एक एक्सरसाइज है। इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदा के बारे में पूरा परिचय नहीं, थोड़ा बहुत बस इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये थ्योरी का क्लास है, तो पूरी का पूरी शुरुआत करेंगे। आपदा कहते किसको है, आपदा जिसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर। आपदा को क्या बोलते हैं, डिजास्टर। आपदा प्रबंधन को बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा, और आपदा का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिजास्टर। अब सुनिए डिजास्टर होता क्या है, आपदा होता क्या है। तो ऐसी घटना होता है, आपदा का मतलब होता है घटना। क्या होता है, घटना, एक्सीडेंट। ये ऐसी घटना होती है जो आकस्मिक घटित होती है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, बिल्कुल याद रखेंगे, अचानक, है ना, अचानक, अचानक घटता है। तो घटना जो होता है इसी को बोलेंगे आपदा। ये ऐसी घटना जो आकस्मिक यानी कि अचानक घटती है, अचानक घटित होती है, यानी अचानक घटती है। वैसा घटना जो अचानक घटता है उसे क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपदा। जैसे में भूकंप, सुनामी, बाढ़, सांप्रदायिक दंगे या आतंकवाद, ये सारे के सारे घटना है और इन्हीं घटना को हम लोग बोलते हैं आपदा। क्या बोलते हैं, आपदा। जो अचानक घटते हैं आपदा कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जैसे बाढ़ आ गया तो ये बाढ़ भी एक घटना है। उसके बाद में दंगा हो रहा है, साथ में भूकंप आया, महले गिर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगे गिरते हैं, पेड़ पौधा गिरता है, ये सारे के सारे होते हैं जो आपदा में आ जाते हैं। अब आगे हम लोग अगर देखें तो आपदा के बाद जानेंगे तो आपदा प्रकार कितने होते हैं। तो आपदा मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो वैसा आपदा जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है उसे प्राकृतिक आपदा, और वैसा घटना जो मानव जनित यानी कि मानवीय कारणों से होता है उसे मानवीय आपदा या मानव जनित आपदा कहते हैं। जो प्राकृतिक कारण से होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जो मानवीय कारण से होते हैं उसे मानव निर्मित आपदा या मानव जनित आपदा कहते हैं। अब नॉर्मल देखेंगे तो सुनेंगे ऐसे, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक कारणों से होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा होती हैं। मानव जनित आपदा किसे कहेंगे, तो मानवीय कारणों से, कौन कारणों से, मानवीय कारणों से होने वाले आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। मानवीय कारणों से होने वाले आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, अगलगी। अब मानवीय कारण जैसे सांप्रदायिक दंगे, अब दंगा कौन करता है, आदमी खुद करता है। आदमी से आदमी, एक जन से दूसरे जन, हिंदू मुस्लिम में हो जाते हैं, सिख ईसाई में हो जाते हैं। इस तरह से मानवीय, देखिए ये धर्म के नाम पर होता है, कभी कभी राजनीति के नाम पर भी होता है, कभी कभी देश के नाम पर, किसी भी तरह से हो सकता है। तो जो आदमी यानी कि मानवीय कारण से हुआ है, तो मानवीय कारण से होने वाले आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं या मानव जनित आपदा कहते हैं।
अब एक आतंकवाद, आतंकवाद मतलब दूसरे देश के लोग किसी और देश में जाकर के और वहां पर लड़ाई झगड़ा करने शुरू करते हैं, तो वो घटना को हम लोग बोलते हैं आतंकवाद, या वो भी मानव जनित आपदा होता है। उसका आग लगी, अब कोई व्यक्ति एक दूसरे जगह जाकर के आग लगा दे, सलाई मार दे, या किसी किसी का आदत होता है कि किसी का अगर पुआर लगा हो या किसी का अगर खेत के फसल हो और वहां पर गर्मी के भी मौसम है, ऐसे मौसम में अगर किसी के खेत में अगर फसल हो और उस तरह से उस रास्ता से, वैसे उसको पूरा पता नहीं, वो ये नहीं सब दिमाग में है, किसी के दिमाग में तो जानबूझ करके आग लगाता है, कोई ऐसा होता है अनजाने से लग जाए, मतलब जा रहा है सिगरेट पीते जा रहा है और जाकर के वहां पर फेंक दिया, और फेंकने की वजह से गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि उसमें ज्वलन ताप कम होता है, ज्वलनशीलता जो होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उसको आप फेंक दे, पी करके भी फेंक देते हैं, उसको नहीं मसल करके रगड़ते हैं, फिर भी उससे धुआं उठेगा और फिर आग लगना चालू। तो एक तितकी भी होता है जो आग लगाने के लिए काफी होता है, तो ये भी सबसे बड़ी घटना। और आजकल तो ऐसे मौसम देखिएगा तो ऐसे गर्मी में फसलों में आग लगने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। ये मानवीय जनित आपदा है, मानवीय कारणों से होते हैं, है ना। और प्रकृति का आपदा में जैसे भूकंप हो गया, कोई आदमी अकेले, तो एक आदमी की वजह से तो भूकंप हो नहीं सकता है, सुनामी है आदमी की वजह से नहीं होता, बाढ़ है और सुखाड़, हाँ ऐसा अगर कह सकते हैं तो बाढ़ है जो मानवीय घटनाओं के कारण हो सकता है, मानव जनित भी हो सकते हैं। कब? जब कोई बांध अगर डैम बनाया जाए, किसी नदी के ऊपर डैम बना दिया गया, बांध बना दिया, और बांध अगर वो मजबूत ना बनाया जाए, कमजोर बना दिया गया और वो बांध टूट जाता है, और टूटने से जो तबाही, भयंकर तबाही आती है बाढ़ से, तो उस तबाही के, उस भूकंप का जो कारण अगर होता है तो मानव होते हैं। कौन कारण होते हैं? मानव। और जो मानवीय कारण से आपदा होते हैं उसको हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अगर किसी डैम के टूटने से या कोई और वजह से, अगर मानवीय कारण के अगर वजह से हुआ हो तो उसे हम लोग मानव जनित आपदा की कैटेगरी में रखेंगे, और जो प्राकृतिक रूप से हुआ हो उसे प्राकृतिक घटना के या प्राकृतिक आपदा के कार्य श्रेणी में रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला नंबर पॉइंट देखेंगे। अगला नंबर देखेंगे ये पॉइंट कि प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी ये सारे आते हैं और ये अत्यंत ही विनाशकारी होते हैं। प्राकृतिक आपदा होते हैं बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। और इसके अलावा चक्रवात, ओलावृष्टि, चक्रवात आप लोग समझते होंगे, जो नदियों से समुद्र का जो पानी है वो लहरों के साथ में हमारे तरफ आते हैं, उसे चक्रवात कह सकते हैं। ओलावृष्टि, ओलावृष्टि मतलब आकाश से ओला, गर्म अगर बात कीजिए तो इतना गर्म अगर अथी निकले, धूप निकलता है, इतना वृत्ति निकलता हो तो इसको हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। हिम संखलन, यानी कि अगर पहाड़ों पर जो होते हैं, जिसे हिमालय पहाड़ की बात करें या कई और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वहां पर जो बड़े बड़े अथी है, चट्टान है, अगर हिम के, बर्फ के, तो बर्फ के टुकड़े अपने में टूटते रहते हैं, टूट टूट के नीचे गिरते हैं, तो उसको हिम संखलन बोलते हैं। तो हिम संखलन, भू संखलन, जैसे पृथ्वी है जो अपने से दरार फट गया, उसमें बीच में दरार हो जाए और जमीन में चल जाते हैं, तो वो भी एक आपदा होता है। तो भू संखलन, हिम संखलन ऐसी घटनाएं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जब कभी कोई कंपन होता है, पृथ्वी, बिल्कुल याद रखें, भूकंप किसे कहते हैं तो ये बिल्कुल याद रखें, पृथ्वी पर जब कोई कंपन हो, थर थर कांपने लगे पृथ्वी, तो समझ लीजिए कि उसी को भूकंप कहेंगे। पृथ्वी को कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। नॉर्मल याद रखिए, पृथ्वी को कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि पृथ्वी पर जब कभी कोई कंपन होती है तो भूकंप कहलाता है। पृथ्वी पर जब कोई क्या होती है, कंपन होती है, भूकंप कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूमि के कंपन को भूकंप कहते हैं। एक लाइन का भी परिभाषा नहीं है भूकंप का परिभाषा याद, कि पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के क्या कहता है, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि भूमि के या पृथ्वी के कंपन को ही क्या कहेंगे, भूकंप कहते हैं। और इसका मापन की अगर बात करें तो भूकंप मापने का अगर स्केल की बात करें तो रिएक्टर स्केल कहता है। क्या? रिक्टर स्केल से भूकंप हम लोग मापते हैं कि भूकंप कितना तेजी से आ रहा है, कितना तेजी से नहीं आ रहा। क्लियर? आगे अगर बात करें तो ये तो भूकंप मापने की अगर बात करें तो भूकंप हम लोग मापन करते हैं, है ना। एक होता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप आ रहा है, कब आ रहा है, कितने तेजी से आ रहा है, ऐसे अगर मापने की बात करें तो सिस्मोग्राफ से भी हम लोग मापते हैं भूकंप को। तो ये भी एक मापन का प्रक्रिया हो गया। आगे अगर बात करें सुनामी के, तो जब समुद्र के तली में, याद रखिए, जब पृथ्वी पर कंपन हो तो उसे भूकंप बोलते हैं। लेकिन समुद्र के जो तली में, समुद्र के नीचेले वाला सतह है, वहां पर अगर कंपन हो, भूकंप आता है,
तब जल है जो कई मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा। आप अगर बात कीजिए, कोई थाली ले लीजिए, थाली में पानी ले लीजिए, आप थाली में पानी लेने के बाद में उसको अच्छे से रखे हुए रहिए और नीचे से आप ऐसे करके मारिए। जब नीचे वाला सतह पर कंपन होगा तो पानी उछाल मारेगा, उछलेगा पानी, और जो पानी उछलाता है कई मीटर तक ऊपर जो उछालता है, इसी उछाल लेकर के तटीय क्षेत्रों में, यानी तटीय क्षेत्र मतलब किनारे वाला भाग है, समुद्र के किनारे वाला भाग में भारी मात्रा में तबाही मचाता है। और यही तबाही मचाने की जो बात है, इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हमारा जो समुद्र है, समुद्र के तली में कंपन होगा, इसका पानी जो है बहुत ऊंचा तक उठेगा और किनारे वाले भाग को, तटीय क्षेत्र को इतना भयंकर तबाही मचाता है, इतना भयंकर तबाही मचाएगा कि उसी को हम लोग भूकंप, उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। यानी जो तबाही मचाता है, इस तबाही मचाने वाले इस भयंकर जो तूफान की तरह जो आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सुनामी कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे, सुखाड़। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक कमी आती है। याद रखेंगे कि जब औसत जो है, जब वार्षिक यानी एक साल में जितना बारिश होना चाहिए, वो अपने औसत बारिश से 25% से कमी आ जाए, यानी कि एक साल में जितना बारिश होता है उसके 25% से भी कम वहां पर बारिश अगर हो, समझ जाइए कि सुखाड़ होगा। क्या है? वो एरिया जो है सुखाड़ के एरिया में घोषित कर दिया जाता है, वहां पर सुखाड़ हो गया। बिल्कुल याद रखिए, सुखाड़ किसे कहते हैं? तो वैसे एरिया जहां पे औसत, क्या, औसत वार्षिक वर्षा से एक साल में जितना बारिश होता है उससे 25% कम बारिश हो, उस एरिया को सुखाड़ में घोषित करते हैं, या सुखाड़ कहलाता है। क्या कहते हैं? उसे सुखाड़ कहते हैं। कहता है कि सामान्य तौर पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, कम क्षेत्र वाले जो जगह है, उसे सुखाड़ की परिस्थिति स्थिति में उत्पन्न होती है। याद रखिए, वैसे एरिया जहां पे, वैसा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से, जहां 50 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश हो रहा है तो वो सुखाड़ में घोषित होगा, उस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र, जैसे बिहार का औरंगाबाद क्षेत्र, आप जिला नाम सुने होंगे, बिहार का औरंगाबाद जिला सुखाड़ में घोषित होता है। सबसे कम बारिश होने वाला जिला है औरंगाबाद, और सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश होता है, जो ज्यादा बारिश की बात कीजिए या तबाही की बात कीजिए पानी से, जो उत्तरी बिहार है ना। वैसे भी कोसी नदी उत्तरी बिहार में तबाही मचाने के लिए, पानी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल याद रखिए, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में हमारा बात हो, सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी बिहार में सुखाड़ और उत्तरी बिहार में क्या है, दहाड़, बाढ़ आते रहता है। तो ये हम लोग जान रहे हैं अभी क्या, सुखाड़ की बात। तो सुखाड़ में याद रखेंगे, सुखाड़ में दक्षिणी बिहार के औरंगाबाद जिला सबसे ज्यादा सुखाड़ में घोषित होता है, और यहाँ पर 50% से भी कम बारिश होता है, 50% से भी कम बारिश होता है। तो वैसा एरिया जहाँ पे 50% से भी कम की बारिश होता है पूरे एक साल में, तो उस एरिया को सुखाड़ घोषित किया जाता है, सुखाड़ है। चलिए आगे अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे 2008 की। अब 2008 में बिहार के कोसी नदी से भयंकर बाढ़ आया था। 2008 में कोसी नदी से भयंकर बाढ़ आया था, जिससे काफी जानमाल की क्षति हुई थी। कोसी नदी बिहार के लिए हमेशा बाढ़ से तबाही मचाती है। कोसी नदी है बिहार में हमेशा बाढ़ से क्या मचाती है, तबाही मचाती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको VVI में बिल्कुल याद रखेंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भू संखलन और मृदा संखलन की बात करें, देखिए भू संखलन मतलब भूमि का फटना, भूमि का टूटना, और मृदा मतलब मिट्टी टूटना। तो ये दोनों लगभग में सेम बात आता है। भूमि मतलब जमीन फटता है, टूटता है, और मृदा मतलब मिट्टी कटाव होता है। तो देखिए भू संखलन और मृदा संखलन से सर्वाधिक ग्रसित राज्य की अगर बात करें तो ये सारे राज्य है। कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड ये पर्वतीय क्षेत्र में चट्टानों के टूटने से भू संखलन होती रहती है, और हिम संखलन अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे क्षेत्र है, यहाँ पर भू संखलन और मृदा संखलन
हमेशा होते रहते हैं, पहाड़ी एरिया जितना है उन सभी में। लेकिन हिम संखलन सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हिम संखलन होता है, क्योंकि जितना ज्यादा पहाड़ अगर ऊंचा हो वहां पर बर्फ जमते हैं, और बर्फ वाले जो एरिया होता है वहीं पर बर्फ का टुकड़ा का क्या होता है, नाश होता है, यानी कि गिरता हटाता है, और वहां पर दरार फटता है। तो जब दरार फटेगा यानी कि हिम संखलन, और जहां पर धरती मिट्टी फटेगा तो उसे भू संखलन या मृदा संखलन बोलते हैं। आगे अगर बात करें, देखिए 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप का आया था। 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। बिहार के कई भागों में जमीन फट गई थी। जब भूकंप आया तब बिहार के कई सारे ऐसे भाग थे वहां पर क्या हो गया, जमीन फट गई थी। सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। कब? 1934 ईस्वी में जब बिहार में क्या आया था, भूकंप आया था तब। आगे सुनिए कि भूकंप और सुनामी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भूकंप और बाढ़ की बात करें, भूकंप और सुनामी की बात करें तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भूकंप रोधी भवनों के निर्माण से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल याद रखिए। प्रकृति की जितने आपको आपदा मिल जाएंगे तब प्रकृति आपदा को आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, उसके प्रभाव को आप कम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकते। भूकंप रोधी घर बना करके भूकंप के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। जैसे भूकंप रोधी घर नहीं बनाइएगा तो भूकंप आएगा तो टूट जाएगा, उसी के अंदर छत के मर जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर बात करें कि भूकंप रोधी घर बनाएंगे तो भूकंप से बचने का एक कुछ राहत बचते हैं। आगे हम भूकंप के जब बारे में पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि भूकंप से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए भूकंप के समय में, वो सारी बात कहेंगे। आगे सुनिए, कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को भारत के पूर्वी तट अंडमान निकोबार, भारत के पूर्वी तट अंडमान और निकोबार भयंकर सुनामी आया था। अंडमान निकोबार पर भयंकर सुनामी आया था जिससे लाखों लोग मर गए थे, हजारों लोग लापता हो गए और काफी जानमाल की क्षति हुई। सबसे अधिक अगर बात करें तो इंडोनेशिया देश में इससे ज्यादा ग्रसित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 में जब भूकंप आया था, तबाही आया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सुनामी आया था, तो उस समय सबसे अधिक की बात करें तो इंडोनेशिया देश में सबसे ज्यादा क्षति हुई थी। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में अंडमान निकोबार जो जगह है, द्वीप समूह है, वहां पर भयंकर सुनामी से लाखों लोग मर गए थे, हजारों लोग क्या हो गए थे, लापता हो गए थे। अगली अगर बात सुने तो किसी भी आपदा के पूर्वानुमान, किसी भी आपदा के पूर्वानुमान मतलब पहले अनुमान लगा करके, पहले ज्ञान करके, जान करके और इसके प्रभाव से इससे पूरी अगल बगल के लोगों को जानकारी दे करके और इसके विनाश को कम किया जा सकता है। इसका पाठ अध्ययन का मूल उद्देश्य यही है। इस पाठ के बारे में, आपदा के बारे में पढ़ना जो हम लोग का मेन हमारा उद्देश्य जो है यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाए, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में या और कई सारी चीजें हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दे करके और उन लोगों को क्या करे, राहत पहुंचाया जा सके और इसके प्रभाव को कम किया जा सके। मेन उद्देश्य यही था, है ना। चलिए, यहाँ तक हमारा पूरा कहानी क्लियर होता है। ये आपदा का पहले सिर्फ परिचय आपका है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में, सुनामी के बारे में, चक्रवात के बारे में पूरा डिटेल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे अलग अलग टॉपिक बना करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सारे अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर में आपको क्लियर करेंगे। लेकिन आपको 4 से 5 नंबर का जो 6 नंबर के क्वेश्चन आपका आता है आपदा प्रबंधन से, एक क्वेश्चन आप पूरे के पूरे वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलेंगे। आपदा प्रबंधन का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। क्लियर? थैंक यू आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक यू।